राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, साध अपनी मंजिल का निशाना, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास के अंदर, इस ऑनलाइन वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम एलडीसी वीएस लैब असिस्टेंट की तुलना करने वाले हैं कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए बेस्ट रहेगी, किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही वैकेंसियां अभी वर्तमान समय में मई या जून में एक ही साथ आने की संभावना है। तो बहुत सारे जो तैयारी करने वाले साथी हैं वो इस कंफ्यूजन में कि सर हम एलडीसी की तैयारी करें या लैब असिस्टेंट की करें। तो आइए समझते हैं इसको पूरा विस्तार से और जानते हैं कि किसकी तैयारी बेस्ट रहेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले एक कॉमन पॉइंट है दोनों के सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस की बात करें ना, तो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में यानी कि देखा जाए तो दो पेपर होते हैं, यानी कि लैब असिस्टेंट के एग्जाम में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है पूरा जीके का, जिसमें इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, साइकोलॉजी, राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा पेपर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल साइंस के संबंध में, और दोनों ही 100 नंबर के क्वेश्चन है, वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 नंबर के दो पेपर होते हैं। दूसरी बात करें एलडीसी की, तो एलडीसी की सिलेबस में जो पहला पेपर होता है ना, वो जीके का होता है। इसमें भी जीके का है। तो जीके में इसमें क्या है, राजस्थान का जीके है और मैथ्स है, और इसमें क्या है, साइंस है और जनरल साइंस, ठीक है ना, और करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर वगैरह वो भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें जीके वाले पोर्शन में एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक मैथ आ गई, क्या आ गई, मैथ्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गई है। और बाकी जनरल साइंस है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर जनरल साइंस फर्स्ट पेपर में, लेकिन यहाँ पर जनरल साइंस है वो सेकंड पेपर में, ये तुलना होगी। दूसरा पेपर यहाँ पर होता है लैंग्वेज का, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को। तो यहाँ पर ये सिलेबस की बात हो गई। तो जिसका सिलेबस जो बेटर है उनको लेकर के तैयारी करो। जैसे मान लो आपका ये सिलेबस कवर है तो इनकी तैयारी करो, क्योंकि ये पूरा का पूरा आप जीरो से करोगे तब तक तो ये कवर कर लोगे, क्योंकि दोनों ही वैकेंसियां लगभग साथ में आएगी। दूसरी बात करते हैं योग्यता की। तो लैब असिस्टेंट की योग्यता 12th पास होनी चाहिए। 12th के अंदर आपके साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स हो सकती हैं और एग्रीकल्चर हो सकती हैं। साथ ही साथ इसमें होम साइंस और जियोग्राफी की पद भी आ सकते हैं, तो ये भी है तो भी आप कर सकते हो। अब जियोग्राफी और होम साइंस वालों का ये सिलेबस नहीं है, उनका सिलेबस अलग है। जियोग्राफी वालों के लिए एक तो राजस्थान जीके तो फिक्स है, होम साइंस में भी राजस्थान जीके फिक्स है, और दोनों के सब्जेक्ट का एक पार्ट अलग होता है, पेपर एक एक ही होता है इनके लिए, यानी कि होम साइंस का और जियोग्राफी का एक एक पेपर ही होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एलडीसी की बात करते हैं। एलडीसी में यहाँ पर 12th होनी चाहिए। 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी स्ट्रीम के साथ में आपके उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में यहाँ पर सीईटी भी क्लियर होनी चाहिए। सीईटी क्लियर होती है तो ही आप इसका एग्जाम दोगे, ठीक है। लेकिन लैब असिस्टेंट में सीईटी अनिवार्य नहीं है, यानी कि यदि सीईटी आपके उत्तीर्ण नहीं है तो भी आप इसका पेपर है वो दे सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अगला अंतर हम देखते हैं यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं, जो विशेष मुद्दा है, क्योंकि सैलरी यानी कि पेमेंट है, उनके लिए सब कुछ काम करते हैं, ठीक है। सैलरी यहाँ पर बात करें तो लैब असिस्टेंट का L8 लेवल होता है, 8 होता है, और पे ग्रेड होता है 2800 पे ग्रेड के अंदर L8 यानी कि 8वां लेवल होता है ना, वो सैलरी का होता है। और सैलरी 2 साल तक तो बन जाती है कितनी, लगभग 17,000 समथिंग, ठीक है। ये तो फिक्स होती है। उसके बाद में 18,000 इसकी मूल होती है, 18,500 यहाँ पर फिक्स होती है, और उसमें से कटा के यहाँ पर अकाउंट में आ जाती है 17,000 समथिंग। और यहाँ पर प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि 2 साल बाद में सैलरी हो जाती है लगभग 37,000, यानी कि 37,000 अकाउंट में आते। बाकी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीए और एसआरए है वो बढ़ता जाएगा, तो इसमें सैलरी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी कि 2 साल तक तो ये फिक्स है, उसके बाद में ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अभी मान लो ज्वाइनिंग मिलती है तो 2 साल बाद में ये लगभग 37 का 38 हो जाएगा, क्योंकि एक साल में लगभग 3 या 4% मतलब 3 या 4%
दो बार क्या बढ़ता है, डीए बढ़ता है, यानी कि 1 जनवरी में डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता 1 जनवरी में बढ़ता है लगभग 3%, और 1 जुलाई में 3% यहाँ पर या 4% डीए बढ़ता है। कुल मिला के लगभग 7 या 8% डीए एक साल में बढ़ जाता है। 8% का क्या मतलब होता है, आपका जो मूल वेतन होता है उस मूल वेतन का आपका 7 या 8% सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, इनका मूल वेतन होता है 26,300 2 साल के बाद में, और इसके ऊपर आपके डीए एसआरए वगैरह जो जुड़ के आपकी नेट सैलरी यहाँ पर बन जाती है। लेकिन एलडीसी की बात करें तो एलडीसी का लेवल 8 होता है, इनका होता है 2400 पे ग्रेड होता है, और 2400 पे ग्रेड में लेवल 8 होता है। 2 साल तक तो सैलरी लगभग 17,000 समथिंग, और 2 साल के बाद में लगभग 24,000 समथिंग सैलरी अकाउंट के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कार्य की बात करें तो कार्य है वो लैब असिस्टेंट का वर्क होता है। लैब वर्क यानी कि लैब की देख रेख करना, लैब के अंदर जब प्रयोग करवाते हैं तो प्रयोग से पूर्व की तैयारी करना, और प्रैक्टिकल करवाते समय भी उनका सहयोग करना। किनका, लेक्चरर का काम होता है लेक्चरर का प्रैक्टिकल करवाना, और लैब असिस्टेंट का होता है लैब की देख रेख करना, प्रैक्टिकल में हेल्प करना। ठीक है, ये काम होता है लैब असिस्टेंट का विशेष रूप से मुख्य। बाकी संस्था प्रदान के द्वारा इनकी प्रिंसिपल के द्वारा समय समय पे जो भी कार्य दिया जाता है वो भी थोड़ा बहुत कंप्लीट करना होता है। ठीक है, और देखो जो प्रयोग होता है विशेष रूप से 2-3 महीने का काम होता है, पूरे साल तो लगभग प्रयोग कहीं होता ही नहीं है, बहुत ही कम जगह को देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना ही काम होता है लैब का, 2-3 महीने में वो काम पूरा हो जाता है। क्योंकि पहले थ्योरी करवानी पड़ती, थ्योरी होती है उसके बाद ही प्रयोग करवाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एलडीसी की बात करें तो एलडीसी मतलब ऑफिस से संबंधित जो भी वर्क होता है वो सारा करना पड़ता है। जैसे कलेक्ट्रेट में आपकी जॉब लग जाती है एलडीसी में, तो उनका बहुत ज़्यादा लोडिंग डॉक्यूमेंट वाला जो भी होता है वो सारा काम होता है। और जब स्कूल के अंदर आप एलडीसी ज्वाइन कर लेते हो तो उनके अंदर भी बहुत सारा दुनिया भर का काम होता है, और इनको छुट्टी भी नहीं मिल पाती। अब छुट्टी की बात करते हैं तो जो भी टीचर की छुट्टी होती है, जितनी भी सरकारी अवकाश होते हैं वो लैब असिस्टेंट को दे होता है। ठीक है, गर्मियाँ की छुट्टियाँ हो, सर्दियाँ की हो, जो भी स्टूडेंट को छुट्टियाँ मिलती हैं, जो टीचर को मिलती हैं, वो सेम लैब असिस्टेंट को भी मिल जाती। टाइमिंग वही रहता है जो स्टूडेंट का और स्टाफ का रहता है। लेकिन एलडीसी का यहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी माना जाता है। आप कभी भी ऑफिस का कार्य होता है तो उनका देख रेख है वो जिम्मेदारी एलडीसी की रहती है। कोई भी काम होता है कभी भी तो एलडीसी से करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इनको सीसीएल भी अलग से देय होती हैं। गर्मियाँ की छुट्टियाँ में भी इनका है वो ऐसा नहीं, छुट्टियाँ हो जाती है, कागजी रूप से इनकी छुट्टियाँ गर्मियों के अंदर होती नहीं है। ठीक है, उनके बाद में यहाँ पर ऑफिस वर्क से संबंधित जितने भी कार्य होता है वो एलडीसी देखता है, यानी कि काम तो बहुत ज़्यादा होता है लगभग। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमोशन की। लैब असिस्टेंट का प्रमोशन लगभग 5 साल से पहले तो होता ही नहीं है, 5 साल के बाद में एक मेरिट बनती है, फिर मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है प्रमोशन का, यानी कि लगभग 6 या 7 मिनिमम लग जाते हैं। जरूरी नहीं 6-7 में आपका हो जाए, 9 या 10 साल भी लग सकते हैं। और एलडीसी की बात करें प्रमोशन की, यहाँ पर 3 या 4 साल में प्रमोशन हो जाता है यूडीसी में। ठीक है, इनका प्रमोशन बहुत ही जल्दी होता है। प्रमोशन होने से क्या फायदा होता है, सैलरी बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है, अगला जो लेवल है वो मिल जाता है, ग्रेड पे मिल जाता है। तो प्रमोशन की बात करें तो इसमें प्रमोशन कम होता है, इसमें प्रमोशन बहुत ही जल्दी होता है। ये मुख्य रूप से लैब असिस्टेंट और एलडीसी का अंतर है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपना जो टारगेट है वो निश्चित करें। सबसे पहले आप उसकी तैयारी करें जिसका सिलेबस मैक्सिमम आपके मुट्ठी में हो, आपके कवर में हो, उसकी तैयारी करो और थ्योरी कंप्लीट करो, उसके नोट्स को क्लियर करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैक्सिमम। जैसे मैं लैब असिस्टेंट की बात करूं तो लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लैब असिस्टेंट की थ्योरी कंप्लीट करो, यानी कि पहले थ्योरी कंप्लीट होगी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी ज्वाइन करने चाहते हैं कहीं से भी तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रखता है आपको। ठीक है ना, इस तरीके से आप तैयारी है वो अपनी कर सकते हैं, पहले लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। अब मेरे सामने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसका मेरे बात मतलब संवाद हुआ है बात कॉल पे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर हम तो लैब असिस्टेंट की कर रहे हैं और एलडीसी की भी कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि लैब असिस्टेंट और एसएससी की कर रहे हैं। तो देखो मेरी जहाँ तक राय है, मेरा जहाँ तक अनुभव है कि आप 2 वैकेंसियों की एक साथ में तैयारी नहीं कर सकते हैं।
और कोई ऐसे भी है कि सर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं और साथ में लैब असिस्टेंट कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। अरे नीट का सिलेबस कितना बड़ा होता है, वो सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, तो फिर साथ में लैब असिस्टेंट कैसे कवर करोगे? एक ही हो पाएगा, चाहे लैब असिस्टेंट करो, चाहे नीट करो, चाहे एसएससी जीडी करो, चाहे एसएससी सीजीएल करो, और चाहे लैब असिस्टेंट करो, चाहे एलडीसी करो, कोई भी वैकेंसी की तैयारी करो, एक ही वैकेंसी की बेस्ट तैयारी हो पाएगी और उसी में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियों में फिर आपका रास्ता है वो भटक जाता है, एक वैकेंसी इधर, एक वैकेंसी इधर, इधर भी हाथ डाल रहे हो, इधर भी हाथ डाल रहे हो, एक भी पकड़ में नहीं आएगी, फिर दोनों से ही आप वंचित हो जाओगे, दोनों से ही आप निकल जाओगे। तो इसलिए मेरी सलाह यही है आपको कि अपना पहले लक्ष्य निश्चित करिए, फिर उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए और पूर्ण रूप से तैयारी करो। अब लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट है उस पर कोर्स लॉन्च किया है। सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट आप सर्च करोगे गूगल पे, यहाँ पर सॉरी प्ले स्टोर पे सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको सर्च करोगे, ये नाम सर्च करोगे तो एप्लीकेशन आ जाएगा और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लैब असिस्टेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो यदि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है तो। इसमें कोर्स ज्वाइन करने के बाद पढ़ने का जो तरीका है वो मैं बता दूं। सबसे पहले आप क्लास की वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद में नोट्स की पीपीटी मिल जाएगी आपको वहाँ पर ऐप के अंदर, तो नोट्स बनाओ। उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद में आप वहाँ पर टेस्ट ज्वाइन करो। हर यूनिट वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा, एक यूनिट के लगभग 3 या 4 टेस्ट मिल जाते हैं। तो टेस्ट से आपको फायदा क्या होगा? टेस्ट ज्वाइन करने से आपकी एक नेगेटिव मार्किंग पे मैनेजमेंट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर टाइमिंग पर मैनेजमेंट हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, मेरी एक मतलब अनुभव है कि एग्जाम जहाँ तक मेरे को ये मिले हैं कि सर हमारा टाइम कंप्लीट हो गया एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन छूट गए, तो उनका कारण ये होता है कि उन्होंने कभी टेस्ट वगैरह ऐसा दिया नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ पाता है कि कौन से क्वेश्चन को कितने मिनट देने चाहिए, किस तरीके से अपने को हैंडल करना चाहिए। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग, यानी कि क्वेश्चन आते हुए भी अपन गलत कराते हैं तो इनका नेगेटिव मार्किंग कम से कम कैसे करें। इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपको यूनिट वाइज टेस्ट, यानी कि आपका यूनिट जैसे ही अपलोड होता है वैसे ही साथ साथ में नोट्स की पीपीटी और टेस्ट अपलोड हो जाते हैं, तो इसकी टेंशन है नहीं। आपने यूनिट पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, याद कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, सीधा टेस्ट ज्वाइन करो। फिर लास्ट में जब एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले अपन टेस्ट सीरीज लंबे मतलब शेड्यूल के अनुसार कर देंगे, तो उस शेड्यूल के अनुसार आप चलोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है वो तैयारी। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी इस YouTube चैनल पे आपको मेरे मोबाइल नंबर, ऐप का नाम, सारा कुछ मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।